हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से भौतिक विज्ञान की इस प्यारी सी खूबसूरत सी क्लास में। आज ये क्लास जो है रिकॉर्डिंग आपको मिल रही है क्योंकि आज मैं किन्हीं कारणों की वजह से अवेलेबल नहीं हूँ, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि अगर आप ये पूरी रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, इवन लाइव क्लास से ज़्यादा। और आज की क्लास में कोई डिस्टर्बेंस, कोई इधर उधर की चीज़ें नहीं होंगी, है ना। तो बिल्कुल प्योर पढ़ाई और कंटेंट आपको मिलने वाला है आज। तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट आज टॉपिक यहाँ पर डिस्कस हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में मैं लाइव आ जाऊंगा, ठीक है। तो ये एक ही क्लास है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में जब मैं आऊँगा तो आगे ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ उसको रिवाइज़ करवाऊंगा कल, तो ऐसा नहीं है। तो इसको ज़रूर से ध्यान से इस क्लास को देखें। चलिए, तो लेक्चर नंबर 7 है, 6 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं। चैप्टर चल रहा है आपका सरल रेखा में गति। नीट 2024 के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छी सी प्यारी सी बात है। तो हमने अभी तक बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ ली हैं, बहुत सारी चीज़ें और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ ली हैं। अब और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आने वाला है। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो अभी इसमें यूज़ आपको दिखेगा यहाँ पर, ठीक है। जो अब टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम, आने वाले जो लेक्चर्स हैं 2-4, उसमें आप देखेंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिलेंगी। और जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं वो सारा का सारा यहाँ पर यूज़ होगा, अर्थात वो बेसिक चीज़ें थी जो अब नए टॉपिक में आपको हेल्प करेंगी। तो आज हम पढ़ रहे हैं, आप थंबनेल पर देखे होंगे, टॉपिक का नाम है गुरुत्व के अधीन गति। गुरुत्व के अधीन गति, या इसको आप मोशन अंडर ग्रेविटी बोलते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी, तो ये टॉपिक है जो आप पढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके नीट के लिए, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ ही हम आज से ही कुछ ग्राफ पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और मैंने आपको पहले ही बताया था, जो ग्राफ्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम ग्राफ सीखेंगे, गुरुत्व के अधीन गति जो हम पढ़ेंगे उसके साथ साथ उसका ग्राफ भी सीखेंगे कि ग्राफ कैसे बनता है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक आप समझ गए होंगे, ठीक है। सभी का स्वागत है, गुड इवनिंग ठीक है। अच्छा, तो टॉपिक हमने आपको बताया गुरुत्व के अधीन गति। अच्छा, ये टॉपिक जो है बेटा क्लास 9th में है, लेकिन जिस लेवल पे आपको समझना है उस लेवल पर नहीं था, ठीक है। तब आपकी समझ भी इतनी अच्छी नहीं थी और भौतिक विज्ञान का ये जो टॉपिक है वहाँ पर कंप्लीट पढ़ाया भी नहीं जाता, ठीक है। जिस लेवल तक पढ़ाया जाना चाहिए, जिस लेवल के क्वेश्चंस आपको इस पर सॉल्व करने हैं, जो नीट लेवल के हैं, वो अभी तक आपने नहीं किए हैं। तो बिल्कुल बहुत ही खास इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गुरुत्व के अधीन गति का आपको समझ गया होगा मामला कि किसी चीज़ को हम गिराएंगे ऊपर से और छोड़ेंगे, मतलब गिराना मतलब छोड़ देना, और वो गिरेगी। तो चलिए मान लेते हैं कि धरातल है ये, मतलब पृथ्वी सतह। चलिए, ये पृथ्वी सतह हो गई, जमीन जिसको आप बोलते हैं। तो ये सतह है हमारी, ठीक है। अब मान लेते हैं कि कोई वस्तु है, कोई पिंड है जो किसी ऊंचाई से गिराई जा रही है। मान लेते हैं कि ये m द्रव्यमान की वस्तु है, ठीक है। m द्रव्यमान की वस्तु है और ये यहाँ से छोड़ी जाती है। छोड़ना, फेंक नहीं रहे, फेंकने और छोड़ने में अंतर है बेटा। जब कोई चीज़ आप फेंकते हैं तो कुछ वेग होता है, प्रारंभिक वेग दे के छोड़ते हैं। जब आप किसी फेंकते हैं, जब किसी चीज़ को आप छोड़ते हैं या गिराते हैं तो प्रारंभिक वेग 0 होता है, ठीक है। अच्छा, पृथ्वी है, हम इतना जानते हैं कि पृथ्वी अपने केंद्र की तरफ सभी चीज़ों को आकर्षित करती है, और आकर्षण का जो केंद्र है वो पृथ्वी का केंद्र है, और आकर्षण का जो बल है वो गुरुत्व बल हो जाता है, और वही वस्तु का भार है, और जो आप जानते हैं कि त्वरण होता है वो g होता है, स्मॉल g, जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वाकर्षण चैप्टर आगे पढ़ेंगे तो गुरुत्व के बारे में और बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। फिलहाल हमें बहुत ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण से मतलब नहीं है, हमें इतना पता है कि नीचे की तरफ क्या है बेटा, g है। कौन सी g? वही g जो आप जानते हैं, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर वाली। g इक्वल्स टू 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये g नीचे की तरफ लगातार लगेगी किसी भी वस्तु पर जो पृथ्वी की सतह से ऊपर है, सतह पे है, ठीक है, लगेगी, ठीक है। अच्छा, जब इसको मैं छोड़ूंगा, छोड़ रहा हूं, अर्थात यहाँ पर u बराबर 0 है,
प्रारंभिक वेग कितना है बेटा 0। जब छोड़ूंगा तो ये वस्तु गिरना स्टार्ट करेगी, क्या कहते हो, और गिरेगी तो सीधी रेखा में नीचे आएगी डायरेक्ट। ठीक है, आएगी कि नहीं, बिल्कुल आएगी ना, यहां आके यहां गिर जाएगी। यहां जब गिरेगी तो इसके पास कुछ वेग होगा जिसको हम अंतिम वेग v कहेंगे। जब टकराएगी सतह पर तो कुछ वेग के साथ टकराएगी, तो टकराने का वेग हम मान लेते हैं v है। नीचे की तरफ कौन गिरा रहा है इसको, स्मॉल g। क्यों गिर रही है, क्योंकि इस पर एक m द्रव्यमान की वस्तु है, तो नीचे की तरफ इस पर एक बल काम करेगा जो कि होगा mg, और यही mg बल इसको खींच करके नीचे लाएगा, और mg ही भार होता है वस्तु का, या इसको आप बल बोल लीजिए। तो F बराबर mg इस पर काम करेगा जिसकी वजह से ये वस्तु गिरेगी। ठीक है, तो त्वरण आपको पता है, जो त्वरण है इस गति में वो कितना है, g के बराबर है। जो त्वरण है बेटा वो क्या है, g के बराबर है, g है नीचे की तरफ। हम यहाँ पर डायरेक्शन भी मानेंगे, हम मान लेते हैं कि भैया नीचे की जो डायरेक्शन है वो धनात्मक है, और जो ऊपर की डायरेक्शन होगी वो होगी ऋणात्मक। ये हमने चिन्ह परिपाटी एक चिन्ह मान लिया है, नीचे की तरफ हम धनात्मक मान के चल रहे हैं, ऊपर की तरफ को ऋणात्मक। आपको अगर ऐसा नहीं मानना है तो आप अगेन, पहले भी मैंने आपको बता रखा है, आप ऊपर की तरफ को धनात्मक मान लीजिए, नीचे की तरफ को ऋणात्मक मान लीजिए। भौतिक विज्ञान के नियमों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं नीचे को ऋणात्मक ऊपर को धनात्मक मानूंगा तब भी वही आएगा जो अभी आएगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, जब छोड़ेंगे तो कुछ ऊंचाई है इसकी, मान लेते हैं ये h ऊंचाई से वस्तु गिराई जाती है। इसकी ऊंचाई हम यहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक इसकी जो ऊंचाई है वो h है, हाइट h ऊंचाई से गिराई जा रही है। ठीक है, अब कुछ t समय बाद ये गिरेगी, ऐसा हम मान लेंगे। तो मान लो h ऊंचाई तय करने में लगा समय, तो t समय में ये गिरती है, ऐसा हम मानेंगे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। अब यहाँ पर क्या निकालना है, t समय में गिर रही है तो t कितना है, h कितना है, ठीक है, v कितना होगा, ये तीन चीज़ें हमें अब निकालनी है। ठीक है, पहली चीज़ हमें निकालनी है कि v कितनी होगी। ठीक है, v निकालना है, हमें t पता है, t क्या है बेटा, गिरने में लगा समय। तो गिरने में लगा समय अगर t है तो t कितना लगेगा, h कितना है, ऊंचाई कितनी है। तो हमें क्या क्या ज्ञात करना है मैं आपको बता देता हूं। हमें पहली चीज़ h निकालनी है, दूसरी चीज़ t निकालनी है, और तीसरी चीज़ v निकालनी है। समझ में आ गया होगा आपको, बाकी सारी चीज़ें आपको पता है। तो क्या करेंगे, क्योंकि त्वरण जो है एक समान है, त्वरण क्या बेटा, एक समान है। ठीक है, गुरुत्व के अधीन गति है। तो गति के समीकरणों को पहले लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे बेटा, गति के समीकरणों को पहले हम यहाँ पर लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो गति के समीकरण क्या हो जाएंगे, गति के समीकरण देख लेते हैं पहले क्या बन जाएंगे इस गति के लिए। तो पहला हो जाएगा v बराबर u प्लस at। तो यहाँ से देखें तो v तो ठीक है, अंतिम वेग v है, प्रारंभिक वेग 0 है, प्लस हो जाएगा a, और t समय में गिर रही है, मतलब v बराबर क्या आ जाएगा बेटा, at। हमें v तो पता चल गया कि v कितना आएगा, at के बराबर, गुरुत्व के अधीन गति में। ठीक है, अच्छा दूसरी गति को देखते हैं। s बराबर होता है ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। तो s की जगह हमारे पास h है, h ऊंचाई तक, h ऊंचाई से गिरेगी तो जो तय की गई दूरी होगी वो ऊंचाई होगी, क्योंकि सतह पे आ गई तो खत्म है ना, रुक गई वस्तु। तो जो दूरी है वो h ऊंचाई के बराबर ही होगी, क्योंकि जहाँ से गिराए जा रहे हैं उतनी ही दूरी गिरेगी। ठीक है, चले, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 at स्क्वायर रहेगा, मतलब h बराबर आपके पास क्या आ गया बेटा, हाफ at स्क्वायर। अच्छा, a की जगह आप g लिखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर और परिवर्तन है। a की जगह आप क्या लिखेंगे बेटा, g लिखेंगे। इसको मैं थोड़ा सा मिटा के लिख लेता हूँ। जहाँ जहाँ a है वहाँ क्या यूज़ करेंगे आप, g यूज़ करेंगे, क्योंकि त्वरण जो है वो g के बराबर है। तो v बराबर यहाँ आ गया था हमारे पास gt के। v की जो डायरेक्शन है नीचे की तरफ वो हमने धनात्मक मान रखी है, तो g धनात्मक रखेंगे, और यहाँ आ जाएगा gt स्क्वायर। जो त्वरण है वो फिक्स है, तो gt स्क्वायर आ गया। ये हो गई सेकंड समीकरण गुरुत्व के अधीन गति के लिए। ठीक है, तीसरे समीकरण को देख लेते हैं। तीसरे समीकरण को, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बराबर 0 प्लस 2gh के। तो v बराबर आपके पास आ गया बेटा, ठीक है, या v है ना, v स्क्वायर बराबर आप देखेंगे 2gh के, या v बराबर आप देखें तो आ जाएगा वर्गमूल में 2gh। सबको समझ में आ रहा होगा, इसमें कुछ ऐसा नहीं कि जो कठिन है या समझ में नहीं आया आपको, सारा चीज़ है जो आपके सामने लिखा है। क्लियर है ना।
अच्छा, इसके अलावा कुछ बचा क्या? नहीं बचा। टी निकालनी हमें, तो टी कैसे निकाल सकते हैं? टी यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, मर्जी है आपकी। ठीक है, चाहे इसको नए समीकरणों को हम ऐसा लिख लेते हैं, ये समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3। ठीक है, इन तीनों समीकरण को देखते हैं एक बार कि क्या है इनके मतलब। आइए, समीकरण 1 आया है हमारा v इक्वल्स टू जी टी के। समीकरण 2 आया है हमारा h बराबर आया है हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तीसरे समीकरण भी देख लीजिए क्या आया है आपका, यह है v बराबर वर्गमूल में 2gh। अब ये भी v बराबर है, वो भी v बराबर है, तो आप चाहें तो दोनों को बराबर कर लें। तो यहाँ से समीकरण 1 और 2 को अगर मैं देखूं तो इससे हो जाएगा, क्योंकि ये भी v बराबर है, ये भी v बराबर है, तो हम लिख सकते हैं gt बराबर 2gh के। लिख सकते हैं क्या? अरे v बराबर ये भी है, v बराबर ये भी है, तो दोनों को लिख लिया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ से ऐसा करते हैं, इसको वर्ग इधर ही कर देते हैं, ये हो जाएगा g स्क्वायर टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2gh के। वर्गमूल हट गया, वर्गमूल को इधर भेजेंगे तो वर्ग बन जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे एक g से एक g कट जाएगा दोनों तरफ, है ना, काट लें फटाफट से। एक g से एक g कट गया, g बचा यहाँ पर, हमें t निकालना है, तो यहाँ से टी स्क्वायर बराबर अगर मैं देखूँ तो ये नीचे चला जाएगा, ये हो जाएगा 2h बाई जी। तो t बराबर आप देखेंगे तो आपका आ गया वर्गमूल में 2h बाई जी के। क्या आ गया बेटा? 2h बाई जी के। अब चाहते तो ये चीज़ यहीं से निकाल सकते थे, जैसे कि मैं देखूं यहाँ पर, तो h बराबर अगर देखो तो लिखा है 1/2 GT स्क्वायर, तो यहाँ से t स्क्वायर अगर मैं निकालूँ तो ये हो जाएगा 2h बाई जी के। तो t बराबर आप निकालेंगे, आ जाएगा 2h बाई जी के। तो दोनों चीज़ें सेम ही आ रही हैं, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि अलग है, आपको भी नहीं लगना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? तो दोनों जगह से निकाल सकते थे। टी निकल गया हमारा, अब क्या बचा बेटा? कुछ और निकालना है? नहीं निकालना है, हमें v निकालना था, h निकालना था और t निकालना था। तो h अपने आप निकला हुआ है, v भी दो तरीके से निकल रखा है और t हमने निकाल ही लिया। t चाहो तो आप यहाँ से भी लिख सकते थे कि भैया t जो है वो मैं v और g के रूप में लिखना है, तो ऐसे लिख लो। क्या कहते हो? ठीक है, अगर v पता हो, g पता हो, तो आप t फटाफट निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे मैं कहूँ एक एग्जाम्पल में कि एक वस्तु है m द्रव्यमान की। अच्छा, एक चीज़ इस पूरे गति में एक चीज़ आपने देखा कि m का तो कोई रोल ही नहीं है। गति के सभी समीकरण में देखें, चाहे वो पहले समीकरण हो, चाहे दूसरे, चाहे तीसरे, कहीं भी वस्तु के द्रव्यमान के बारे में बात नहीं की गई है। ठीक है, बल के बारे में बात नहीं किया गया। किसके बारे में बात किया बेटा? बाकी चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो गति के समीकरण में कभी भी द्रव्यमान का कोई महत्व नहीं है, द्रव्यमान कितना भी हो। ठीक है, इसी वजह से बोला जाता है कि जब वस्तु को दो वस्तुएं हों, मान लो एक 1 किलोग्राम की, एक 2 किलोग्राम की, दोनों को अगर एक साथ छोड़ा जाए और सेम ऊंचाई से छोड़ा जाए तो दोनों एक साथ गिरेंगे नीचे, ये प्रूफ है उसका। ठीक है, तो आप देखेंगे कि अगर मैं एक साथ छोड़ूं दो वस्तुओं को, m1 और m2 द्रव्यमान को, भले उनमें से कोई बड़ा हो कोई छोटा हो, कोई 1000 किलोग्राम का हो, चाहे 1 किलोग्राम का हो, तो 1000 किलोग्राम और 1 किलोग्राम दोनों साथ ही गिरेंगे। ठीक है, मतलब पंख को अगर मैं चिड़िया की एक पंख ले लूँ और मैं एक गेंद ले लूँ, दोनों को छोड़ूं तो दोनों साथ गिरेंगे। अब आपको लगता होगा कि सर ऐसा तो नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता बेटा क्योंकि हमारे चारों तरफ क्या है? वायु। तो जब वस्तु को छोड़ते हैं तो वस्तुओं के आकार के कारण, ठीक है, वस्तु का आकार अलग अलग है, उस पर एक बल लगता है बेटा वायु द्वारा। ठीक है, जिसको आप पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो वो बल ही है जो विरोधी बल है, एक तरह का घर्षण बल लगता है वायु का, जिसके वजह से पंख या हल्की वस्तुएं थोड़ा सा देर में गिरती हुई या बाद में गिरती हुई हमें दिखाई देती हैं। ठीक है, लेकिन अगर निर्वात बना दें, मतलब कोई वायु ना हो, कोई एक्स्ट्रा बल ना लगे अगर, ठीक है, एकदम पैक कर दीजिए इनको कांच के अंदर, दो वस्तुओं को, एक 1000 किलोग्राम ले लीजिए और एक पंख ले लीजिए आप चिड़िया का, एकदम हल्का सा, और छोड़ दें तो दोनों एक साथ गिरेंगे। है ना अमेजिंग? तो भौतिक विज्ञान अमेजिंग है, m द्रव्यमान का कोई रोल नहीं है। ठीक है, अब आपको पता है कि भारी वस्तु हमें जल्दी गिरती हुई क्यों दिखाई देती है। ठीक है, हालांकि उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जी तो सबके लिए सेम है, पंख पे भी वही लग रहा है और उस पर भी वही लग रहा है, चाहे जितनी द्रव्यमान हो। ठीक है, अच्छा क्लियर है यहाँ तक? तो मैं एग्जांपल ले रहा था कि अगर कोई वस्तु ले लूँ मैं m द्रव्यमान की,
तो m से तो कोई फ़र्क नहीं है कितना भी बड़ा m हो, और वो h ऊंचाई पर है मान लो, ठीक है, h ऊंचाई पे है और वो इस तरह से गिरेगी, ठीक है। g लग रहा है नीचे की तरफ, आपको सबको पता है, हमें भी पता है कि g नीचे की तरफ है, जिसको हमने धनात्मक मान रखा है, क्लियर, नीचे की तरफ। अच्छा, तो जब वस्तु गिरेगी तो हमें पता है u तो 0 है। अगर मैं कहूँ कि ये यहाँ वस्तु गिर रही है और इसका वेग कितना है, मान लेते हैं कि 40 मीटर प्रति सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड के वेग से ये गिरी नीचे ज़मीन पर, तो मुझे बताइए टाइम कितना लगा। तो फट से अगर मैं टाइम t कहूँ तो t बराबर आप निकालेंगे कहाँ से, v/g। आपको v पता है और g तो पता ही है। चलो g को हम यहाँ पर रफली लगभग 10 मान लेते हैं, 9.8 को लगभग 10 मान लेते हैं, कैलकुलेशन अच्छी रहेगी, ठीक है। चलिए, तो आप देखेंगे ये आ जाएगा 40 बटा g मतलब 10 और ये आ गया 4 के, तो 4 सेकंड में गिरी वस्तु। अब आपसे कहें ऊंचाई बता दीजिए कितनी ऊंचाई से छोड़ी गई है, तो आप फटाफट से यहाँ बता सकते हैं कि ये ऊंचाई कुछ और नहीं, ये हो जाएगी 1/2 गुणे 10 और गुणे 4 है t, तो t का स्क्वायर, तो t का वर्ग कर लेंगे, t का वर्ग मतलब 4 चौक 16, 2 से काटे 2 8 16, तो h बराबर कितना आ गया बेटा, 10 8 80 मीटर, अर्थात 80 मीटर ऊपर से वस्तु को फेंकी गई है। और कुछ बचा निकालने के लिए नहीं, तो एक चीज़ पता थी, हमने सारी चीज़ें निकाल ली। यू तो हमारा 0 पहले से है, गिरा रहे हैं वस्तु को, छोड़ रहे हैं, ठीक है, फेंक नहीं रहे हैं, याद रखें। तो गुरुत्व के अधीन जो काम कर रहा है वो सिर्फ एक ही चीज़ है, उसको वहाँ से यहाँ तक लाने में जो काम कर रहा है वो ये है, वेग बढ़ाने का काम भी उसी का है। तो जी जो हम पढ़ते हैं, कहते हैं जी, तो जी को समझें कि ये जी ना लगे तो जी तो लगे है, जो हम कहते हैं ना साथियां, नहीं माना कि जी ना लगे, तो बेटा जी तो लग रहा है। तो धर्मेंद्र जी थोड़े गलत थे, उनका वाला जी अलग है। तो जी जब हम लिखते हैं या त्वरण हम लिखते हैं, तो त्वरण का मात्रक आप देखें, लगभग हम कह रहे हैं 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको थोड़ा सा समझते हैं, ये क्या है, ये है 9.8 मीटर प्रति सेकंड। अब आप सोच रहे हो ये क्या लिख दिया सर, सेम चीज़ लिखा है बेटा, प्रति सेकंड स्क्वायर को, स्क्वायर जो है ना उसको मीटर पर सेकंड एक तरफ कर लिया और सेकंड को नीचे कर लिया, तो एक चीज़ वही तो लिखा है। अब आप ये समझे कि मीटर प्रति सेकंड किसका है बेटा, वेग होता है, ये क्या है, वेग है, वेग का मात्रक होता है, मतलब ये वेग लिखा है प्रति सेकंड, वेग प्रति सेकंड, अर्थात जी या त्वरण का मतलब है, जब मैं कहूं कि किसी वस्तु का त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड है, तो इसका मतलब है कि वह वस्तु अगर इस त्वरण से, कोई भी वस्तु या जो भी वस्तु है इस त्वरण से अगर चल रही है, तो इसका मतलब कि हर सेकंड में उसका वेग कितना बढ़ जाएगा, 9.8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। हर एक सेकंड में इतना वेग बढ़ेगा, ऐड होता जाएगा, प्लस 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 हर एक सेकंड में। मैं कहूँ तीसरे सेकंड, मान लो 10 मान लेते हैं इसको, लगभग मैं कहूँ कि चलो जी को लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मान लो, तो मैं कहूँ कि तीसरे से कोई वस्तु को छोड़ी गई ना, तो जैसे ये छोड़ी गई, तो तीसरे सेकंड पर वेग बताइए इसका कितना है। तो तीसरे सेकंड पर वेग कितना होगा, पहले सेकंड पर हुआ 10, दूसरे सेकंड में 10 प्लस 10 होगा, क्योंकि 10 तो अब हो चुका है ना, आगे क्या बढ़ेगा, अगले सेकंड में फिर 10 बढ़ जाएगा, तो कितना हो गया 20, तीसरे सेकंड पे कितना हो जाएगा 30, तो तीसरे सेकंड में इस वस्तु को जो छोड़ा है उसका वेग कितना होगा बेटा, 30 मीटर प्रति सेकंड। तो चौथे सेकंड में आप देख सकते हो 40, और 4 सेकंड में आया है ना मैं जी, तो बहुत बढ़िया चीज। अच्छा, कितनी दूरी चलेगा पहले सेकंड में, तो अब वेग आपको पता है, 1 सेकंड बाद आपको पता है यहां से मान लो ये यहां आ जाती है, इस दूरी को S1 बोल लें, तो S1 दूरी अगर ये चल रही है यहाँ, तो यहाँ पर हमें वेग पता है, मान लो V1 वेग है पहले सेकंड में, और ये कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो प्रारंभिक वेग पता है, अंतिम वेग पता है, t बराबर हमें पता है कितना है 1 सेकंड, तो S निकाल सकते हैं क्या, S बराबर हो जाएगा 1/2 GT स्क्वायर। तो S1 अगर मैं निकालूँ तो S1 क्या आएगा बेटा, ये आएगा 1/2 गुणे 10 t का स्क्वायर, t कितना है 1, तो 1 मतलब S1 बराबर आ जाएगा 5 मीटर, अर्थात वस्तु द्वारा पहले सेकंड में चली गई दूरी क्या हो गई 5 मीटर। अगर यही फॉर्मूला आप ना इस्तेमाल करें, ये वाला इस्तेमाल करें कि Sn बराबर u प्लस a/2
2n माइनस 1, अगर मैं S1 निकालूं पहले सेकंड के लिए तो हो जाएगा u जो कि 0 है, और ये आ जाएगा प्लस a की जगह हमारे पास g है और g को हम 10 मान रखे हैं, ठीक है, बाई 2, और हो जाएगा 2 गुणे 1 सेकंड में निकाल रहे हैं -1, तो S1 बराबर देखेंगे ये हो जाएगा 10/2 और गुणे हो जाएगा 2 एकम 2 माइनस 1। S1 बराबर आप देखेंगे 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 2 में से 1 गया 1 बचा, 5 एकम 5 मीटर। तो पहले सेकंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी ऐसे निकालेंगे। हाँ, अमेजिंग, मजेदार है ना? फील करो इसको फील नहीं करोगे तो आएगा नहीं। हर एक सेकंड का हमें पता है। देखो कितनी छोटी सी चीज है लेकिन कितना अमेजिंग, कितनी चीजें भरी पड़ी हैं इसके अंदर। अगर ध्यान से आप समझेंगे तो बहुत मजेदार है कि नहीं? चले अगले पर चलते हैं। आइए, मैं कहूं आपसे, अब इसी वस्तु को थोड़ा देखते ना, कोई वस्तु ले लेते हैं m द्रव्यमान के। चलिए भैया, m द्रव्यमान के हो आप, और कुछ यहां तक मान लेते हैं कि ये आएगी वस्तु। चलिए गिरिए, थोड़ा सा गिरे, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ सेकंड के लिए मैं निकाल लेता हूं इसको। ठीक है, मैं कहूं कि भैया ये h ऊंचाई है, टोटल h है, लेकिन मैं एक सेकंड का निकालूंगा। ठीक है, u बराबर 0 है, हमें सबको पता है। नीचे की तरफ गिरेगी जहां पर हमें पता है कि g है, और g को हम कितना मान रहे हैं? 10 मान रहे हैं लगभग। ठीक है, तो इसको 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मान के ही हम कर रहे हैं। ठीक है, तो त्वरण हमारा फिक्स है, 10 मान लेते हैं। अच्छा देखिए, बहुत अमेजिंग चीज़ अभी आपको दिखाता हूं मैं। 1 सेकंड बाद इसका मैं कहूं कि चलो 1 सेकंड यहां हो रहा है, ये हुआ t बराबर 1 सेकंड। t बराबर 1 सेकंड में चली गई दूरी अगर S1 है तो आपको निकाल के आया कितना बेटा? 5 मीटर, अभी देखा था। ठीक है, वेग यहाँ पर जो होगा वो होगा v1 बराबर कितना आया था बेटा? 10 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो 1 सेकंड में 10 मीटर बढ़ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड वेग हो गया। अच्छा, अगले 1 सेकंड मान लेते हैं, ये हो जाएगा यहाँ पर, अगले 1 सेकंड में ये चलेगी दूरी इसकी S2 हो जाएगी। इसको अलग कलर से लिख लेते हैं, थोड़ा समझ में आता रहेगा। ठीक है, चलो मान लेते हैं कि यहाँ पर इसका वेग हो जाएगा v2, और यहाँ पर टाइम हो गया है t बराबर 2 सेकंड, और दूरी जो चल रही वो हो गई S2। तो 2 सेकंड में चली गई दूरी निकाल सकते हैं। वेग आपको पता है कितना हो गया बेटा? 20 मीटर प्रति सेकंड। 10 था, 10 से हुआ 20। क्लियर है क्या? हाँ बोलो यार। ठीक है, दूरी कितना चलेगी? S2 देख लेते हैं। S2 देखेंगे कितना चलेगी बेटा? अब देखिए, ये इस 2 के बीच में आप निकाल, देखो Sn वाले फॉर्मूले से निकालें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 करेंगे, g को करेंगे, g कितना है हमारे पास? g कितना है हमारे पास? 10 का मतलब ये 5 हो गया, g/2 मतलब 5, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस 1, तो 3 आ जाएगा, 5 3 15, अर्थात 15 मीटर चलेगी। तो दूसरे सेकंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 15 सेकंड। ठीक है, तीसरे सेकंड के लिए देख लेते हैं। आइए जल्दी देखते हैं फटाफट से। मान लो तीसरा सेकंड यहाँ हुआ, t बराबर आप देखेंगे 3 सेकंड। t बराबर 3 सेकंड पर वेग मान लेते हैं, क्या हो जाएगा? v3 जो कि आ जाएगा 30 मीटर प्रति सेकंड होगा। अच्छा, दूरी कितनी तय की? मान लेते हैं S3 बराबर कितना होगा बेटा? तीसरे सेकंड में चली गई दूरी। तो Sn वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करें ना, देखो Sn वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करें, u प्लस g/2, u तो छोटो, u तो 0 हो गया, तो बस g/2 से स्टार्ट करते हैं, g/2 और 2n-1। तो अगर मैं S3 निकालूं तो यह आ जाएगा, g का मतलब कितना हो गया? मतलब ये 5 आ गया, 10/2, और ये हो जाएगा 2 गुणे सेकंड कितना है बेटा? कौन सा? तीसरा, तो -1, तो आपका आ गया S3, और यह आ गया 3 दूनी 6 माइनस 1 5, और 5 पचम 25 मीटर। तो 25 मीटर आया। तीसरे सेकंड में वस्तु कितनी दूरी तय करेगी बेटा? 25 मीटर। इसी प्रकार से आप चौथे सेकंड का, 5वें सेकंड का निकालें। ठीक है, जैसे चौथे सेकंड का निकालूं मैं, तो S4 अगर मैं निकालूं, S4 आ जाएगा 5 गुणे हो जाएगा 2 गुणे n की जगह क्या आ जाएगा बेटा? चौथा सेकंड मतलब 4 माइनस 1, तो आप देखेंगे ये आ जाएगा S4 कुछ और नहीं बल्कि 4 दूनी 8, 8 में से 1 कम हुआ 7, और 7 पचे
35, 5 सतह 35 मीटर। तो चौथे सेकंड में वस्तु कितनी दूरी तय करेगी बेटा? 35 मीटर। ठीक है, इसी तरह से 5वें सेकंड में निकालेंगे S5 देखेंगे आ जाएगा 5 गुणे 5 दूनी 10 माइनस 1 हुआ 9 और 9 पचे 45, ये 9 हो गया, 9 पचे 45 मीटर। तो ये आ गया 45 मीटर। पांचवें सेकंड में चली गई दूरी क्या होगा? 45। तो आप देखिए 5, 15, 25, 35, 45 बढ़ता चला जा रहा है। हर सेकंड में तय की गई दूरी बढ़ रही है। क्यों? वेग बढ़ रहा है बेटा। वहां पर देखो 0 था, 0 से 10 मीटर पर सेकंड, फिर 10 से कितना हो गया? 20 हो गया, 20 से कितना हुआ? 30 हुआ, 30 से कितना हुआ? 40 हुआ। तो ये जो बढ़ रहा है ना, इसके वजह से जो तय की गई दूरी है, क्योंकि वेग बढ़ रहा है, त्वरण फिक्स है, वही सब कर रहा है ये, समझ रहे? अगर अनुपात लें, मैं कहूं कि T1 अनुपात T2 अनुपात T3 अनुपात T4 अनुपात डैश 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 ऐसे निकालें, ठीक है, ऐसे ऐसे मैं डैश 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 कर लूं, तो आप देखेंगे T का अनुपात आप पाएंगे क्या आएगा? 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात, क्योंकि समय तो 1-1 सेकंड ही लेंगे। इसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि दूरी का अनुपात लीजिए, S1 अनुपात S2 अनुपात S3 अनुपात S4 अनुपात, ठीक है, डैश 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 डैश। तो इसका देखेंगे S1 कितना बेटा? 5 अनुपात हो जाएगा बेटा कितना? 15 अनुपात 25 अनुपात 35 अनुपात 45 अनुपात ऐसे डैश डैश ऐसे हो रहा है। तो देखिए 5 है, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 5 पचम 25, 5 सतह 35, 5 नवा 45। आप देखें आपको क्या मिल रहा है? इसको कहते हैं गैलीलियो का ऑड रूल। इसको कहते हैं गैलीलियो का ऑड रूल, ठीक है। गैलीलियो का ऑड को विषम बोलते हैं। विषम मतलब ऑड, रूल मतलब नियम, गुरुत्व के अधीन गति में। क्योंकि विषम संख्या, विषम दूरी हो रही है, अनुपात कैसा आ रहा है? विषम आ रहा है। किसमें? तय की गई दूरियों में। 1 अनुपात 3 अनुपात 5 अनुपात 7 अनुपात 9, है ना? अमेजिंग अमेजिंग, ठीक है। तो आप ये बहुत ही सुंदर सी चीज है जो आप सीख रहे हैं, ठीक है ना? नहीं है क्या? अब चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। क्या? ग्राफ। क्या बनाना स्टार्ट करेंगे बेटा? ग्राफ बनाना स्टार्ट करेंगे। करें क्या? ठीक है। तो अभी देखो 26-27 मिनट में हमने ये सब सीख लिया, ठीक है। आइए तो थोड़े ग्राफ की बात करेंगे। गुरुत्व के अधीन गति हो रही है भाई। आइए, m द्रव्यमान की वस्तु जी हैं, u बराबर हमने कहा भैया 0 मीटर पर सेकंड। क्या कहते हो? देखो मेरे साथ ऐसे अगर जुड़े रहे, ज़्यादा नहीं 1 महीना मेरे लेक्चर्स अगर कोई बच्चा देख ले सही से प्यार से, तो इतना तो कह सकता हूँ कि अगर नहीं आती थी ना तो आने लगेगी, और आती थी तो और समझ आने लगेगी। क्या कहते हो? समझ में आया क्या? गलत तो नहीं बोला? फील करो और सीखो, ठीक है। v मीटर प्रति सेकंड मान लेते हैं, वेग हो जा रहा है लास्ट में। t समय में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। कितने समय में? t समय में हो रही है। टोटल टाइम t है गिरने का, और ऊंचाई कितनी? h। u बराबर 0 है। त्वरण हम लिख लेते हैं। त्वरण आपको पता है नीचे की तरफ है a, जो कि अरे t समय में गिर रहा है, और नीचे की तरफ a है जो कि है प्लस g के बराबर, ठीक है। ग्राफ बनाने स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये ग्राफ इसका ही बनाएंगे, ठीक। आइए, क्या क्या चीजें हैं बेटा? पहला ग्राफ हम ले रहे हैं स्थिति या बोल दीजिए कि अच्छा, यहां पर चली गई दूरी और विस्थापन तो सेम है, सीधी लाइन में चल रही है, तो जितनी दूरी होगी उतनी ही विस्थापन। कितना है? h, ठीक है ना। अच्छा,
तो चाहे दूरी विस्थापन का बोलिए, यहाँ पर स्थिति समय लिख लेते हैं, स्थित समय ग्राफ, स्थित समय ग्राफ। स्थित समय ग्राफ देखते हैं कैसा है। तो समय को हमेशा यहां रखेंगे, ठीक है, सेकंड में, ओके। और हम यहां पर स्थिति की बात कर रहे हैं वाई अक्ष पे, ठीक है, मीटर में। अब आपको पता है ये ऑड रूल्स हैं। ऑड रूल्स मतलब सीधी रेखा में तो चीजें नहीं तय हो रही हैं, क्योंकि वेग लगातार बढ़ रहा है। ध्यान रखें, त्वरण लेकिन फिक्स है, त्वरण फिक्स है लेकिन वेग लगातार बढ़ रहा है, और वेग बढ़ने की वजह से हर सेकंड में चली गई दूरियां भी बढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा, नहीं तो आपको गेस करना पड़ेगा। मैं मान लेता हूँ, चलो 3 सेकंड के लिए निकाल लेते हैं। मान लो t बराबर लगा है 3 सेकंड, ठीक है। पीछे वाले का ही ग्राफ बना लेते हैं इसका, ठीक है। 3 सेकंड के लिए हमने मान लिया, 3 सेकंड में हमें वेग भी पता है और दूरी भी पता है, ठीक है। तो और क्या क्या हो रहा है सारी चीज़ें पता है 3 सेकंड का, तो 3 सेकंड का ही निकालते हैं। 3 सेकंड में ऊंचाई कितनी है टोटल? 3 सेकंड में टोटल जो ऊंचाई है बेटा, आप देख सकते हैं 25, 15 और 5 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20 और 20 40, 5 45 मीटर। तो अगर मैं मान लूँ कि ये ग्राफ यहाँ तक नहीं बल्कि यहीं तक है, ठीक है, ये इसको यहीं मान लेते हैं कि ये ग्राउंड था, ठीक है, ये ग्राउंड यहीं तक गिर रहा है ये वस्तु, तो इसी को हम बना रहे हैं, ठीक है। क्लियर है क्या? यहाँ तक आ रही है। 3 सेकंड के लिए हम देख रहे हैं, तो एच हमें टोटल पता है कितना बेटा? 45 मीटर, 45 मीटर। देखिए 5 मीटर यहाँ है, 15 यहाँ है, 25 यहाँ है, तो कितना हो गया? ये हो गया 20 और ये 25, 20-25 कितना? 45 मीटर। तो टोटल 45 मीटर ये चल रहा है। एच बराबर कितना है? 45 मीटर, ठीक है। और ये पता है हमें, ये हम मान लेते हैं 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसके साथ साथ u आपको पता है, t1, t2, t3 सब आपको पता है। टोटल टाइम t आपको पता है 3 सेकंड है। तो समय तो क्योंकि हर एक सेकंड सही से चल रहा है और बराबर स्पीड से चल रहा है, समय तो आगे पीछे हो नहीं रहा है, तो मैं मान लेता हूँ कि t1 है, मतलब 1 सेकंड है, ये 1 सेकंड। फिर यहाँ से आ जाएगा इतने पे ही यहाँ, तो ये हो जाएगा मान लो यहाँ हो गया ये t2, और फिर इतनी ही दूरी पर यहाँ होगा मान लो t3। t2 t3 क्यों लिखूँ मैं? 2 सेकंड और 3 सेकंड लिख लेता हूँ 2 सेकंड और 3 सेकंड। तो टोटल टाइम आपको पता चल गया इस अक्ष पे, ठीक है। अब देखो 1 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी है बेटा? यहाँ पर स्थिति लेंगे, दूरी लेंगे, मीटर में लिखा है मैंने। 1 सेकंड में 5 मीटर चला। कितना चला बेटा? 5 मीटर। ये हो गया 5 मीटर मान लेते हैं। तो इसको अब ग्राफ से बनाते हैं थोड़ा। तो पहला पॉइंट यहाँ आया जहाँ दोनों x और y काट रहे हैं, वो कहाँ है? ये पॉइंट। दूसरे सेकंड पर अगर हम बात करें तो कितना चल रही? 2 सेकंड में 5 से अब कितना पहुंच गया बेटा? 15 एक्स्ट्रा चल रहा है, मतलब 0 से देखें तो 20 हो जाएगा। तो ये हो गया मान लो, देखो ये 5 है अगर, तो 5 इतना ही और बढ़ा लो, 5, 5 और 5, तो लगभग यहाँ, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूँ यह है 20 मीटर टोटल। 0 से गिनेंगे ना, तो ये 5 और ये 5 में प्लस 15 जोड़ेंगे तो 20 ही तो होगा, तो यहाँ पर 20। दूसरे सेकंड में तय की गई दूरी आप देख सकते हैं, ये आ गई ये, ठीक है। तीसरे सेकंड में तय की गई दूरी, तीसरे सेकंड में, अच्छा वस्तु 0 से स्टार्ट हो रही है, ये याद रखें, वेग पहले 0 था। तीसरे सेकंड की बात करें, तीसरे सेकंड में बेटा ये 25 बढ़ रही है, कितना? 25 मीटर चल रही है। तो 20 जितना चला इसके डबल, मतलब इससे ज़्यादा, तो 20 का 20 40 और 45 यहाँ मान ले, चलो ये मान लेते हैं, ये हो जाएगा यहाँ 45, 45 मीटर। 45 मीटर को देख लेते हैं कहाँ आएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं ये 45 मीटर। तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट ऐसे मिल गए हमें। क्लियर है? बढ़िया। अब इनको मिलाना है, तो सीधी सीधी रेखा तो है नहीं। अब सोचें कि पहले जब छोड़ा गया तो धीरे धीरे उसका दूरी भी बढ़ रही है नीचे की तरफ, है ना, और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो स्पीड भी बढ़ रही है। तो पहले तो जो है समय तो बराबर ही चल रहा है, लेकिन पहले बराबर समय में कम दूरी चल रही थी, फिर उतने समय में ज़्यादा दूरी चल रही, फिर और ज़्यादा दूरी चल रही, फिर और ज़्यादा, तो दूरी बढ़ती चली जा रही है क्योंकि स्पीड बढ़ती चली जा रही है। तो इसका मतलब
पहले वो जीरो से जब स्टार्ट हुई तो कुछ ऐसा स्टार्ट हुई है कि धीरे धीरे उसकी वेग भी बढ़ रही है और धीरे धीरे तय की गई दूरी भी उतने ही समय में बराबर समय में अगर मैं देखूं तो तय की गई दूरी अलग अलग है, क्योंकि 1 सेकंड ये तो फिक्स है, लेकिन दूरी देखो ये। तो ग्राफ देखें कैसा आएगा। ग्राफ जो है वो परवलय है, ये कन्फर्म मतलब परफेक्ट नहीं है ना, क्योंकि 1 सेकंड जो हमने माना है वो छोटी बड़ी दूरियां हो गई हैं, नहीं तो आप देखेंगे ये एकदम परफेक्ट परवलय है ऐसे। तो ये परवलय बन रहा है ना ऐसे, ये ऐसे मुड़ा है, तो परवलय एक पाथ है। तो आप देखें हर समय वेग बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा, मैं कह रहा हूं वेग बढ़ता चला जा रहा है, मेरे मुंह से निकल गया शब्द। ये क्या है? स्थिति। चाहे आप दूरी मान लो इसको, स्थिति में मतलब आप इसको दूरी माने या फिर आप विस्थापन माने, कोई बात नहीं, दोनों सेम है यहां पर इस गति के लिए, तो दोनों सेम है, ठीक है। तो अगर मैं वेग निकालूं तो वेग का आप जानते हैं वेग क्या होता है बेटा? चलो वेग मत निकालो, पहले हम ग्राफ बना लेते हैं वेग का। तो एक ग्राफ ये हो गया हमारा। आइए दूसरा ग्राफ बनाते हैं, और वो है वेग या फिर चाल, क्योंकि ये भी यहां पर बराबर ही होंगी। वेग की दिशा है, चाल में सिर्फ परिमाण होगा, दिशा हमें लेना नहीं होता। हालांकि यहां पर दिशा देखें तो सिर्फ नीचे की तरफ ही है, ठीक है। तो दिशा यहां पर आपको फिक्स है, नीचे की तरफ ही आ रही है, ठीक है। तो वेग और चाल दोनों का मान सेम होगा यहां पर, ठीक है। बस एक अदिश है, एक सदिश है। अच्छा, चाल समय ग्राफ, इसको हम वीटी ग्राफ भी बोलते हैं। वीटी ग्राफ वेलोसिटी टाइम या स्पीड टाइम ग्राफ, और ये स्थिति से तो पोजीशन टाइम ग्राफ होता है ये। अच्छा, आइए देखते हैं। तो हम यहां पर लेंगे समय बेटा, किसमें है? सेकंड में। और ये लाइन सीधी नहीं है तो इसको सीधी करेंगे पहले तो। ठीक है, तो यहां हो जाएगा हमारा वेग या चाल मीटर प्रति सेकंड में, वो सेकंड में, ठीक है। समय तो हमें पता है 1 सेकंड की ही बात की जा रही है। चलो, ये 1 सेकंड हुआ हमारा, ये हो जाएगा हमारा उतना ही 2 सेकंड, और ये हो जाएगा हमारा उतना ही 3 सेकंड, ठीक है। क्लियर है? सेकंड तो फिक्स है। वेग क्या है? पहले सेकंड में वेग आप देखेंगे, ध्यान से देखो, पहले सेकंड में वेग कितना है बेटा? 10 मीटर पर सेकंड, है ना। तो चलो मैं मान लेता हूं ये 10 है मेरे लिए। वेग कितना बेटा हमारा? 10। दूसरे में हो गया 20, तीसरे में होगा 30। अब ये बराबर दूरियां हैं नहीं, क्योंकि हाथ से मैंने किया है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से रखेंगे, ठीक है। इतना तो समझदार हैं आप। तो पहले सेकंड में तय किया गया, मतलब पहले सेकंड में वेग कितना हुआ बेटा? ये हुआ। दूसरे सेकंड में देख लेते हैं। दूसरे सेकंड में आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? कुछ ये। तीसरे सेकंड में आप पाएंगे बेटा ये। तो हाथ की कलाबाजी है थोड़ा सा यहाँ पर, हाथ का कंट्रोल, और आप बराबर अगर ये दूरियां मान रहे हैं तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट आपका ग्राफ बनेगा। आप पाएंगे कि यहाँ पर आपको जो ग्राफ देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा बेटा? स्ट्रेट लाइन। क्या मिलेगी? स्ट्रेट लाइन बेटा। अब ये मैंने कहा था ना कि ये थोड़ा सा ऐसा है कि मेरे हाथ से सेकंड आगे पीछे अगर थोड़ा सा भी है ना, 1 सेंटीमीटर का भी हो गया तो फ़र्क दिखने लगेगा। तो इस वजह से ये फ़र्क दिख रहा है थोड़ा सा आपको। चले, तो अच्छा, इसको थोड़ा मोटा कर लेते हैं। हाँ, अब सही हो जाएगी, ठीक है। तो आप पाएंगे कि ये एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको सभी बिंदुओं को कनेक्ट करते हुए, ठीक है। ये बिंदु यहाँ हो गया, और ये बिंदु यहाँ हो गया, ये बिंदु यहाँ हो गया। तो आप पाएंगे कि
और यह 0 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर वेग कितना था, 0 मीटर प्रति सेकंड छोड़ा गया था जब, तो 0 मीटर पर सेकंड से, और वेग लगातार आप देख सकते हैं बढ़ता चला जा रहा है। कैसे, स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन है बेटा ये, एकदम सीधी रेखा में, एकदम सीधी रेखा में वेग आगे बढ़ रहा है। कितना प्यारा है ना, कितना प्यारा है। ये वाला हो गया, उससे प्यारा वो हो गया। अच्छा, तीसरी प्यारी चीज़ देखते हैं कहाँ है, आइए ढूंढते हैं। तो तीसरी चीज़ क्या बची हमारे पास, त्वरण बचा है। त्वरण को आप देखेंगे फिक्स है। आइए, त्वरण तीसरा है, त्वरण समय ग्राफ। त्वरण समय ग्राफ को एटी ग्राफ भी बोलते हैं। तो इधर हो जाएगा त्वरण। समय को हरदम आपको एक्स एक्सिस पे लेना है, मीटर प्रति सेकंड में ये हो जाएगा, और ये समय है हमारा सेकंड में 0। तो हमने देखा भैया t बराबर 1 सेकंड हुआ, फिर t बराबर 2 सेकंड हुआ, फिर t बराबर 3 सेकंड हुआ, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। अच्छा, और सेकंड के लिए भी हम निकाल सकते हैं, आपको पता चल गया। आप ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ही मिलती जाएगी 4 सेकंड पर, और ये यहाँ मिलेगा 40 हो जाएगा। तो ये 3 लिख दिया है मैंने, इसको 30 कर लो बेटा, ठीक है। तो कहीं पर अगर टाइप मतलब लिखने में थोड़ा सा अगर कुछ छूट जा रहा है तो आप याद रखना कि मैं बोल रहा हूँ सही, ठीक है। हाँ, चिल्लाना मत कि सर यही कर दो यही कर दो, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग इतनी होनी चाहिए आप में। अब मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इस पर कमेंट कर दिए होंगे 30 होगा सर, 30 होगा सर, हालांकि मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, आपके कमेंट लाइव नहीं हूँ ना इसलिए, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर ऐसा कर रहे होंगे। और वो वही कर रहे हैं जिनका नीट में कोई सिलेक्शन विलेक्शन होने वाला नहीं है, जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। सिलेक्शन नहीं होगा मतलब पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग जो बच्चे होते हैं ना वो समझ जाते हैं कि बोल तो 30 ही रहा है ना, लिख तो 10 10 10 10 पढ़ रहा है, फिर लिख लो, ठीक है। चले, ओके, तो हम त्वरण की बात कर रहे हैं। तो हर 1 सेकंड पर त्वरण को देखिए क्या है, त्वरण तो हमारा फिक्स है जी, और कितना है 10। हमने पॉजिटिव मान रखा है तो मान लेते हैं चलो ये 10 है। तो ये त्वरण हमारा ए जो है वो कितना है जी, और कितना है ये 10 है, फिक्स है। इसको ए है जो कि है जी, और ये बराबर है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा है, ये चाहो तो लिख लो। तो ये फिक्स है। समय बदल रहा है लेकिन त्वरण फिक्स है, समय बदल रहा है लेकिन त्वरण फिक्स है। तो त्वरण चेंज हो रहा है क्या, नहीं। तो क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन। समय तो चेंज हो रहा है, हर एक समय पे आप देखें त्वरण तो फिक्स है, त्वरण तो फिक्स है, तो ग्राफ ऊपर नीचे कहीं होगा ही नहीं, सीधी लाइन मिलेगी। क्या कहते हो सरल है ना, क्या दिक्कत है। अच्छा, हमने दिशा क्योंकि नीचे की तरफ धनात्मक मान रखी है। अगर हम नीचे की तरफ की दिशा ऋणात्मक मानते तो क्या होता, नीचे की तरफ की अगर दिशा हम ऋणात्मक मानते तो यही ग्राफ जो आप देख रहे हैं, ये ग्राफ इस तरह से दिखता है आपको। ये 0 है, त्वरण है, ये मीटर पर सेकंड में, ये समय है, ठीक है। तो यहां पर त्वरण हो जाता यहां, लेकिन फिक्स ही तो रहता। अगर मैं कहूं कि ए जो है वो बराबर -g है, तो -g है तो 10 हो गया, फिक्स है, ठीक है। समय भले 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड कुछ हो रहा हो, वो तो फिक्स ही है ना, तो बस ये 0 से नीचे आ जाता, ठीक है। तो दिशा अगर हम बदल देंगे तो त्वरण ग्राफ जो है नीचे की तरफ हो जाएगा। वहां पर क्या फर्क पड़ेगा, कोई नहीं क्योंकि वेग तो बढ़ रहा है, घट तो रहा है नहीं, माइनस तो हो नहीं रहा है, बढ़ रहा है तो बढ़ेगा ही, वो तो ऊपर ही जाएगा। यहाँ क्या होगा, यहाँ भी बढ़ रहा ही है, विस्थापन हो या दूरी हो बढ़ ही रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से ऐसे आपको निकालना है। क्या कहते हो, समझ में आया क्या। अमेजिंग चीज़ें हैं, है ना। मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कुछ कठिनाई होगी। मैं चाहूँगा कि इन ग्राफ को आप सीख के आएँ थोड़ा सा। अब एक चीज़ और आपको यहाँ पर अमेजिंग चीज़ में भी अमेजिंग चीज़ अंदर छुपी हुई है, बहुत इसमें गूढ़ रहस्य हैं बेटा। इस भौतिक विज्ञान के इस टॉपिक के अंदर बहुत गूढ़ रहस्य हैं, और बहुत रहस्यों का पर्दाफाश करना भी बाकी है। हम जानते हैं कि ये दूरी विस्थापन लिखा है और ये समय लिखा है, और हम एक चीज़ जानते हैं कि जो वेग होता है ना, वो क्या होता है बेटा, विस्थापन बटा समय, या विस्थापन परिवर्तन बटा समय। तो अगर आप देखें तो ग्राफ का ढाल अगर मैं कहूं कि निकालो किसी भी पॉइंट पर, जैसे मैं कहूं कि पहले सेकंड पर ग्राफ का ढाल बताइए, दूसरे सेकंड पर ग्राफ का ढाल बताइए, तीसरे सेकंड पर ग्राफ का ढाल बताइए,
चलो मैं कह रहा हूं पहले सेकंड पर निकालते हैं। पहले सेकंड पर ग्राफ का ढाल निकालने के लिए इसका स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप मतलब इस तरह की एक लाइन जो एक टच करते हुए जा रही है। इसका झुकाव देखेंगे, झुकाव देखेंगे तो ये एक तरह का न्यून कोण बन रहा है। इस रेखा का अगर काल्पनिक रूप से देखें तो एक थीटा बन रहा है, और थीटा जो है वो देखेंगे तो लेस देन है 90 डिग्री से। 90 डिग्री से छोटा है कि नहीं, और 0 डिग्री से बड़ा है। तो न्यून कोण है 0 से तो बड़ा है, लेकिन 90 से छोटा है। ठीक है, बीच में आ रहा है धनात्मक है। तो स्लोप होता है बेटा, स्लोप का मतलब है ढाल, ढाल का मतलब है यहाँ पर प्रवणता आप बोलते हैं इसको गणित में, या आप इसको बोलते हैं, और ये सभी चीज़ें स्लोप, ढाल, प्रवणता जो भी है इसका मतलब है टैन थीटा। टैन थीटा होता है लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार। इसका मतलब हो गया कि अगर मैं लंब को देखूं तो लंब में क्या मिल रहा है बेटा, लंब में क्या मिल रहा है, स्थिति, मतलब मीटर में कोई चीज मिल रही है। अगर मैं इसको देखूं तो ऊपर की तरफ है मीटर, नीचे की तरफ क्या है बेटा, आधार में क्या है, समय, मतलब सेकंड। तो जो टैन थीटा है अर्थात प्रवणता है, अर्थात ढाल है, अर्थात स्लोप है, वो क्या है, वो मीटर प्रति सेकंड अर्थात क्या बता रहा है, वेग बता रहा है। तो जो विस्थापन समय का ग्राफ होता है वो हमें वेग बताता है, जो दूरी समय का ग्राफ होगा वो हमें चाल बताएगा। तो वेग या चाल बोल लीजिए आप, क्योंकि हमने दोनों मान रखा है। क्या समझे? तो जो ढाल होगा वो क्या बताएगा, क्या बताएगा, वेग या चाल का मान। आप चाहें तो यहां पर मैं निकाल के दिखाऊं और वो 10 मीटर प्रति सेकंड आएगा। करें क्या? पहले सेकंड पे अगर आप निकालेंगे तो पहले सेकंड पर प्रवणता आप निकालेंगे 5/1, 5 मीटर पर सेकंड बता रहा है बेटा। 1 सेकंड पर जो वेग होगा वो 5 मीटर पर सेकंड। क्या सही है क्या? हैं? आप कहेंगे कि गलत हो रहा है यार ये तो। ढाल निकाले पहले सेकंड का, ढाल 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 पहले सेकंड पे निकाले इस पॉइंट पर। अब एक चीज आप भूल रहे हैं, ये जो है ना वेग या चाल, वो विस्थापन नहीं है, विस्थापन बटे समय नहीं है। वो क्या है? विस्थापन में परिवर्तन बटे समय है। शब्द में अंतर, यही गलती करते हैं बच्चे। विस्थापन में परिवर्तन बटे समय, विस्थापन में परिवर्तन देखिए, निकालिए। ठीक है, तो इसको हम सीखेंगे, आगे चलेंगे अभी। तो कुल मिला के इसको अगर आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, छोटे छोटे पॉइंट के लिए। आप जानते हैं कि जो v होता है ds/dt लिखते हैं, एक ही चीज़ है। ठीक है, इधर s ले रहे हैं, इधर t ले रहे हैं, तो ds/dt। ठीक है, तो कहीं भी किसी पॉइंट पर हम निकाल, तो ये हम सीखेंगे। ठीक है, और भी एक चीज़ सीखेंगे। अब इसका ढाल क्या बताएगा, वेग है और ये समय है। तो वेग क्या है, मीटर प्रति सेकंड बटे सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां पर आप चाहें तो क्या निकाल सकते हैं, त्वरण। इसका ढाल क्या बताएगा, त्वरण। पहले सेकंड पर देखिए कितना है, 10 मीटर पर सेकंड पर सेकंड। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण है, बिल्कुल है, हमने मान रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां पर देखिए 20 मीटर पर सेकंड बटे 2 सेकंड, तो 2 से काटेंगे तो क्या होता है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बिल्कुल है। तो सीधी रेखा और त्वरण फिक्स है हर जगह, और इसी वजह से ग्राफ ये है। ठीक है, अब आपको यहां पर क्यों नहीं निकल के आ रहा है, जैसे मैं निकालूं, चलो दूसरे सेकंड पर मुझे बताइए वेग कितना है या चाल कितनी है। तो 20/2, 2 और 10 आ गया, 10 मीटर पर सेकंड। क्या ऐसा है क्या? दूसरे सेकंड पर तो हमें 20 दिख रहा है, तो कुछ गलत कर रहे हैं। मैंने आपको बताया परिवर्तन पर ध्यान दीजिए, और ये समझ के आना कि यहाँ पर तो नहीं आ रहा है, यहाँ पर तो आ रहा है, त्वरण का मान तो फटाफट से आ रहा है, यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा है, क्या गलती है यहाँ पर? तो थोड़ा सा देखिएगा और निकालिएगा। ठीक है, लेकिन ये 5 मीटर, 20 मीटर, 45 मीटर ये गलत नहीं है, ये एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर प्रश्न करेंगे और बहुत सारे ग्राफ सीखेंगे, स्थित समय ग्राफ, ठीक है, चाल और वेग का समय ग्राफ और त्वरण समय ग्राफ। तो ये सारे ग्राफ हमें सीखने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं, लाइव आऊँगा मैं, और जो भी आपके इस लेक्चर का डाउट हैं वो आप, वैसे तो डाउट है नहीं, अगर आपके हैं तो एक बार लेक्चर और देख लेना नेक्स्ट क्लास से पहले, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और नेक्स्ट क्लास में अगर फिर भी डाउट आपका बचा रहेगा तो मैं हूँ। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।